गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज़ 14th ऑफ अगस्त और आज जो 7 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, एक बार उनकी ब्रीफली बात कर लेते हैं। आईएलओ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि आईएलओ ने इंडिया को कंसिडर करते हुए एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का। जियो पार्सी स्कीम क्या होती है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है अभी अभी, तो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेक्शन से इसको हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अलग अलग कैटेगरी में किसका क्या रैंक रहा है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि जिस तरह से इंडिया के अंदर अभी जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। और ग्रेन एटीएम जो कि उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। बिल्कुल फैक्चुअल से टॉपिक है, कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल में डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो बात बिल्कुल कुल मिला के ये है कि जो इंडिया का कॉटन कल्टीवेशन है ना, मतलब इंडिया में जो होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज ने इंडिया के कॉटन कल्टीवेशन को, यानी कि इंडिया से में कॉटन को बैन कर रखा है। और उनका यह कहना है कि इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन के अंदर चाइल्ड लेबर होता है। उनका यह कहना है ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, बॉन्डेड लेबर होती है। इसीलिए कई सारी कंट्रीज में इंडिया अपना कॉटन एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री में यह समस्याएं हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और सिटी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अभी इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिनका ये कहना है कि जो इंडिया में 65 कॉटन फार्मर्स हैं 11 स्टेट्स के में जो हैं, उनके कुछ अधिकारों को इम्प्रूव करना है, उनको एंश्योर करवाना है। ये जो फोर्स लेबर वाली समस्या है कॉटन इंडस्ट्री में, जो चाइल्ड लेबर वाली समस्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन वाली समस्या है, इसको दूर किया जाएगा। तो जो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, और जो लेबरर्स हैं उनकी हम लोग रक्षा करेंगे, उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एंड राइट टू वर्क, ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये डाला हुआ है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। आईएलओ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए। आईएलओ दुनिया की वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की हैं और आज भी काम कर रही हैं। उसमें से एक आती है आईएलओ। जब फर्स्ट वर्ल्ड हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ऑफिशियल एंड हुआ था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल से हुआ था। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल जब हुई थी 1919 में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब इसको बनाया गया था। और यू नो वेरी वेल कि वो तब हमारा जब 1947 में हम लोग 46-47 में जब हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन बनाया था, तो उस समय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल एजेंसी के रूप में इसके साथ अटैच कर दिया गया। 187 कंट्रीज अभी यहाँ पे हैं। तो आईएलओ हैज़ अ यूनिक ट्रिपेरेटाइट स्ट्रक्चर। ट्रिपेरेटाइट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो नौकरी देते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट और उसके अलावा जो फार्मर यूनियंस होते हैं, ठीक है, फार्मर जो लेबर जो यूनियंस होती हैं, इनके बीच का एक अग्रीमेंट होता है। एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट और जो लेबर यूनियंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसे ट्रिपैटेरेट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो आईएलओ का मतलब देखो, आईएलओ की फुल फॉर्म होती है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सिर्फ सारा काम लेबर के लिए नहीं करती है, ये एम्प्लॉयर्स का भी टेक केयर करती है बेसिकली। हालांकि ज़्यादा फोकस तो लेबर के ऊपर ही होता है, तो थोड़ा बहुत फोकस ये उनके ऊपर भी करती है। और इसकी स्ट्रेटेजी जैसे यहाँ पे देख ही ली हम लोगों ने, दुनिया भर में जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्रूव करना है, राइट टू वर्क इंश्योर करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इनकम इंप्रूव करनी है, सोशल प्रोटेक्शन करनी है लेबर क्लास में। और जो पैरिटिज्म अभी मैंने आपको जो बताया बिटवीन गवर्नमेंट्स, राइट, और इंटरनेशनल लेबर यूनियन है, और जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, ये 3 इसके ऑर्गन है। और यहाँ पे ये क्या करता है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और यूनियंस, यानी कि लेबर्स, इनके बीच में एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट है, तीनों के वेलफेयर के लिए काम करता है, तीनों के कॉम्बिनेशन से। थोड़ा सा सिटी के बारे में जान सकते हो आप लोग, बिल्कुल फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है। और 1958 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम सिटी नहीं होता था, तब नाम हुआ करता था इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन, ICMF। 2005 में हम लोग ने इसका नाम चेंज करके सिटी कर दिया गया। तो इसने आईएलओ के साथ मिलके भाई अग्रीमेंट किया है कि चलो इंडिया में जो लेबर फोर्स लेबर वाली समस्या है,
चाइल्ड लेबर वाली समस्या है कॉटन सेक्टर के अंदर, वो दूर हो सकती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल था। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है? तो इसको डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब होने वाला है। इसका नाम रखा गया है गौरव। ठीक है, गौरव। कितना वेट कैरी कर सकता है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये बॉम्ब है, बॉम्ब, मिसाइल नहीं है, बॉम्ब है। ठीक है, तो जो बॉम्ब लॉन्चर्स होते हैं ना, वहां से इनको दागा जाता है। पुराने जमाने में देखते थे ना आप लोग, तोप होती थी, है ना, ऐसे तोप होती, टायर एक यहाँ होता था, पीछे होता था, तो यहाँ से उसको यहाँ पे बॉम्ब डाला जाता था, आग लगाई जाती थी, और वो जो है फिर आगे गिरता था। तो ये बॉम्ब होता था उस टाइम पे। तो ये भी एक बॉम्ब है बेसिकली। ठीक है, 1000 किलोग्राम का है, तो बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स। और इसके अंदर जीपीएस वगैरह लगा होता है, तो आप मतलब क्या करिए, उसके बाद लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, जीपीएस के थ्रू अपने टारगेट को ये बिल्कुल ट्रैक कर सकता है, और उसको बहुत अच्छे से हिट भी कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में हिट करेगा ये। अभी कितनी रेंज तक ये जा सकता है वो अभी पूरा क्लैरिटी नहीं है। इट कैन गो लाइक फॉर 200 ऑल्सो, 300 ऑल्सो, ठीक है, किलोमीटर, और मे बी 70 किलोमीटर टू 130 किलोमीटर। तो अभी उसका रेंज प्रॉपर डिसाइड नहीं है, बट यहाँ ये डेफिनेटली लॉन्ग रेंज होने वाला है। और उड़ीसा के अंदर इसकी टेस्ट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ठीक है, जो हमारा सुखोई है फाइटर जेट, उससे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, चलो। जियो पारसी स्कीम क्या है? देखिए, पारसी लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में एक्चुअली डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, ईरान के अंदर जो है बिफोर इस्लाम, वहाँ पे जो धर्म फॉलो किया जाता था दैट वाज ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ठीक है, तो उसके बाद जो दे केम टू इंडिया एज अ माइग्रेंट, तब से वो लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको हम लोग इंडिया में पारसी लोग बोलते हैं, पारसी। ठीक है, और जो लैंग्वेज बोलते हैं वो फारसी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ईरान में पहले बेसिकली हुआ करती थी, तो अब वो उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे लगातार डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि पारसी कम्युनिटी के अंदर क्या रहता है ना, वो लोग बहुत लेट शादी करते हैं। वो 38, 40, 42 जो बॉयज़ होते हैं इस उम्र में शादी करते हैं। और जो कुछ डिसीज़ भी हैं, जो कि इंटरजेनेटिक डिसीज़ होते हैं, वो भी होते हैं, और लेट शादी करते हैं, और शादी करने के बाद बहुत सारे कपल्स बच्चे नहीं करते हैं, तो पॉपुलेशन हो रही है डिक्लाइन। तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जियो पारसी स्कीम पोर्टल अभी लॉन्च किया है। स्कीम तो पहले से है। ठीक है, स्कीम तो ये 2013 से चल रही है, अभी इसका पोर्टल। तो इस पोर्टल में क्या होगा, जो यंग पारसी कपल्स होंगे वो जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो उनका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो चाइल्ड केयर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आपको मिलेगा। उसके अलावा जो भी प्रेग्नेंट लेडी के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, दवाइयाँ वगैरह चलती हैं, वो सब भी गवर्नमेंट के द्वारा ही फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो पारसी कम्युनिटी में फैमिलीज़ को लेके जो एटीट्यूड है कि ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी फैमिली में भरोसा करते हैं, लेट शादियाँ करते हैं, बच्चे कम करते हैं, तो उसको भी एक अवेयरनेस के तौर पे भी जो है वो लोगों को वहाँ पे बताना है कि भाई आप बच्चे पैदा करिए। इनफर्टिलिटी वाली समस्या है, उसको भी गवर्नमेंट फाइनेंसिंग वगैरह से, दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट बेसिकली गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, हेल्प करती है आपको एक तरह से। वो है थोड़ा सा। तो मैंने आपको बता दिया पारसी कम्युनिटी के जो रेस्ट्रियन डिसेंडेंट्स है, ईरान से आए थे 7th 8th सेंचुरी के अंदर, आफ्टर इस्लाम जो वहाँ पे आए, तो वो लोग इधर आ गए थे। और इनका जो फाउंडर है उनको जुरुस्त्रा माना जाता है। ठीक है, और जोरास्ट्रियनिज्म ये फॉलो करते हैं आफ्टर हिम। एंड ये माना जाता है कि जो जोरास्ट्रियनिज्म है दुनिया का ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक रिलीजन का मतलब ये होता है कि जो कि एक ही गॉड में बिलीव करते हैं। ठीक है, हमारा जो जो हिंदुइज्म है वो पोलीथिस्टिक है, मतलब उसमें अलग अलग गॉड्स में बिलीव करते हो। इनका जो मेजर गॉड है उसको अहुरा मजदा कहा जाता है, वाइज लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और जो अपोजिट पावर होती है, जो मतलब बैड स्पिरिट होती है, उसे जो है अंग्रा कहा जाता है, अंग्रा मेन्यू कहा जाता है। ठीक है, जो टेम्पल होता है उसे हम बोलते हैं फायर टेम्पल, तो फायर को सैक्रेड माना जाता है पारसीज में। और जो इरानियन न्यू ईयर होता है जिसे नौरूज बोलते हैं, यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इन्हीं स्टेटमेंट में से घूम के क्वेश्चन आएगा। कल को ये मत बोलना सर आपने ये करवाया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था हमें बताया नहीं है। इन्हीं लाइन में से एज इट इज स्टेटमेंट फिक्स आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलती है, हर साल होता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो बेसिकली हम लोग एंटी टैंक मतलब दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिसाइल बना रहे हैं। ठीक है, देखिए जो टैंक होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके लिए जो मिसाइल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अभी जो है वो डीआरडीओ के अंडर में जो है इसको बनाया जा रहा है। और पोखरण जो कि राजस्थान में पड़ता है, जहाँ से हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट भी हम लोगों ने किए थे, वहाँ पे अभी इसकी जो है टेस्टिंग बेसिकली हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। और जैसे ही लगेगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको हम लोग डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये है कि भाई इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो अपने दुश्मन को लॉक कर देता है, उसके टारगेट को अपने लॉक कर लेता है।
और फिर ये उसी पॉइंट पे जाके हिट करता है। तो एक बार जब आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, आपने उसके बाद इसको भूल जाओ, ये खुद ही टारगेट पे जाके चला जाएगा। तो थ्रू आउट इट्स जर्नी आपको इन्हें गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ गाइडेड होते हैं। ये बड़ा आपको याद रखना है। 200 मीटर से लेके 4000 मीटर तक की इसकी जो है वो रेंज होने वाली है। तो 4 किलोमीटर तक जाके भी ये बड़ा काम कर सकता है। और ये जो कंपनी है, इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वीईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसकी पार्टनरशिप के साथ जो है वो डीआरडीओ बना रहा है। लाइट वेट है तो इसलिए पोर्टेबल भी है ना। आप इसको किसी दूसरे ट्रक में रख के, ट्रेन में इसको आप पोर्ट भी कर सकते हो। मैन पोर्टेबल मिसाइल भी है ये, ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे पोर्ट कर सकते हो ट्रक वगैरह के थ्रू, जो स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि लाइट वेट है, हल्का है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। लाइट इन वेट होता है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। काफ़ी प्रिसाइज होता है, क्योंकि इंफ्रारेड गाइडेंस या लेज़र के गाइडेंस ये चलता है। और अभी जो टेस्टिंग में देखा गया है वो एकदम हाईली हाईली प्रिसाइज ये देखा गया है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इंडिया में जो हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज़ करते हैं, कौन कौन सी कंट्री से मंगवाते हैं? फ्रांस और इसराइल से मिलान है, और एक आपका स्पाइक है, बाकी सब रसिया से है। तब ये दो भी याद कर लोगे ना, मिलान और स्पाइक, बाकी तो अपने आप ही याद हो जाएंगी, क्योंकि बाकी तो रशिया से ही है। एक हेलिना हमारा खुद का इंडिया का है, बाकी सब रशिया से ही है, ठीक। चलिए, NIRF रैंकिंग क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हर साल अपनी रैंकिंग निकालता है। 2019 में हम लोगों ने पहली बार रैंकिंग निकाला था। तो इंडिया में जो अलग अलग फील्ड में जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली उनका हम लोग यहाँ पे रैंक देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में डालते हैं देखिए ज़रा। अभी 2024 में हम लोगों ने जो नई कैटेगरी ऐड की है वो है आपका ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। पहले जो टारगेट जो हमारी कैटेगरीज चल रही थी वो थी ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, कॉलेज, आर्किटेक्चर, मेडिकल, डेंटल, फार्मा, और ये कैटेगरीज इस समय से चल रही थी, ठीक है। तो 2016 में जब हम लोगों ने इसको चलाया, मतलब से हम लोग ने जब इसकी हल्का सा शुरुआत किया तो सिर्फ 4 ही कैटेगरी थी। फिर 2019 के बाद हम लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा बेसिकली एक्सपेंड कर दिया, और कैटेगरीज डाल दी। कॉलेज ने पार्टिसिपेट ज़्यादा करना शुरू कर दिया 2019 के बाद से, क्योंकि इलेक्शंस थे तो बहुत यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया। रैंकिंग क्या है? आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पे यहाँ पे देखी गई है, 2019 से लगातार टॉप पे है आईआईटी मद्रास, रैंक में नंबर 1 है। इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करें तो आईआईटी मद्रास मैंने आपको बता ही दिया। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे ये दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। जब रिसर्च कैटेगरी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वो हमेशा टॉप पे चलता है। मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम काजीकोड और बेंगलोर में काफ़ी टक्कर रहती है। आईआईएम अहमदाबाद पिछले 5 सालों से नंबर 1 चल रहा है यहाँ पे भी। उसके अलावा इस बार 6000 से ज़्यादा, 6500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और अपना अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए, INF रैंकिंग ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जो कोचिल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर उनका बेटर रैंकिंग होगा ऑब्वियसली तो ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेंगे, वो तो ऑब्वियसली है ही। उसके अलावा जो इसका क्राइटेरिया है वो है टीचिंग, लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च और ग्रेजुएशन आउटकम। तो ऑब्वियसली बात है, हर कॉलेज कोशिश करेगा, यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि उसका रैंक ऊपर जाए। तो रैंक ऊपर जाने के लिए उसको ये सब इंप्रूव करना पड़ेगा। पीयर परसेप्शन, आउटरीच, रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ये सब उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो NIRF का रैंकिंग होती है ये एकदम पूरी तरह से डेटा ड्रिवन होती है, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है। तो जो एक्चुअली रैंक यहाँ पे है ना, वो एकदम बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर वो नहीं है कि भाई कोई मामे चाचे भतीजे के रैंक कॉलेज को जो अच्छा रैंक करवा दिया, वो सब यहाँ पे ऐसा चलता नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक बच्चा जो होता है, स्टूडेंट होता है, उसका बेस्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने में हेल्प मिलता है, और इंस्टीट्यूट के बीच में भी हेल्दी कंपटीशन होता है, और ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी इंडिया में इंप्रूव होती है, ठीक है। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी, एजुकेशनिस्ट भी, सब कर सकते हैं। असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, देखिए क्या है ये। देखिए, अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ बहुत भयंकर कलकत्ता के अंदर। और वहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट कहें या डॉक्टर कहें, प्रैक्टिशनर, उनका रेप हुआ और उनका मर्डर हुआ। उसके बाद पूरे देश में डॉक्टर कम्युनिटी के बीच में बहुत रोष है, सबके बीच में ही बहुत ज़्यादा रोष है। तो बेसिकली डिमांड ये कर रहे हैं अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि एक तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी एकदम हाई लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। और नो पुलिस ब्रुटैलिटी, ठीक है, मतलब अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लाठीचार्ज वगैरह ना हो। ये दो बड़ी बड़ी डिमांड यहाँ पे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड होता है, भाई डॉक्टर प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते,
डॉक्टर अगर हड़ताल करेंगे तो पीछे से पेशेंट को कौन देखेगा, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि असेंशियल होती हैं समाज के लिए, आप उनके अंदर जो इंटरप्शन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइफ एंडेंजर होती है, सेफ्टी एंडेंजर होती है, पॉपुलेशन की हेल्थ। तो कुछ असेंशियल सर्विसेज हैं बेसिकली, जैसे रेलवे, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टेलीफोन सर्विसेज एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, अगर इसमें किसी तरह की इंटरप्शन है ना, तो सरकार यहाँ पे थोड़े से कोर्सिव एक्शन ले सकती है बेसिकली, ठीक है, थोड़े से सरकार यहाँ पे सख्त हो सकती है। तो जैसे अगर हॉस्पिटल का स्टाफ अगर वो प्रोटेस्ट पे चला जाता है, तो सरकार उनको कह सकती है भाई आप डिसमिस हो, ठीक है, उनको हटा सकती है, सस्पेंड कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है उनके ऊपर, क्योंकि वो एक एसेंशियल सर्विस है। तो ये जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज है, गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए इसको एसेंशियल के अंदर डालने वाली है, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो भी डॉक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको जेल में डाला जा सकता है। इवन ये जो एक्ट है हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये पावर देता है, ये पावर देता है कि गवर्नमेंट बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है डॉक्टर्स को, जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं, अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। तो ये एक पूरा जो आपको मैंने बताया ये वो रहता है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, ठीक है, अपने रीजनल इश्यूज को लेके, जैसे बंगाल की सरकारी समय कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्योंकि ये एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया बिना वारंट के ही अरेस्ट किया जा सकता है। अब ऑब्वियसली इसका क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सरकार को बहुत ज़्यादा पावर देता है अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, और जो प्रोटेस्ट है वो हमारा वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबली। तो बेसिकली ये इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको पढ़ें। चलिए, ग्रेन एटीएम क्या है, तो भुवनेश्वर के अंदर एक एटीएम लगाया गया। तो बेसिकली कोई भी पर्सन जो इंडिया में कहीं से हो, जरूरी नहीं है कि वो उड़ीसा से ही होगा, जो आदमी के पास पीडीएस राशन कार्ड है, बेसिकली जो आपका राशन कार्ड होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, अपना आईडी डालें, आपका बायोमेट्रिक जो डेटा वहाँ पे है, थंब का इंप्रेशन लगाएं, और आपको 50 किलोग्राम ग्रेन 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है, कोई धांधली नहीं हो सकती, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होता है, तो ऑब्वियसली बहुत एक्यूरेट भी होगा। और इसको आपको बिजली भी नहीं देनी है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सोलर पावर से ही चल जाता है। तो जैसे वो एक मूवी नहीं था, नायक मूवी होती है, जिसमें वो जो राशन देने वाला होता है वो कितनी सारी धांधली करता होता है ना, वेट ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो उसको बाद में सस्पेंड कर देते हैं अनिल कपूर जब सीएम बनता है। तो ये बीच में जब तक ये, अब इन मशीन ने क्या किया, आदमी के रोल को यहाँ पे रिमूव कर दिया, उस बिचौलिए को, उस इंटर जो मीडियरी था उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया। डायरेक्ट जाइए मशीन से निकालिए। अभी तो सिर्फ भुवनेश्वर में इसको शुरू किया गया है, एंड डेफिनेटली अगर ये अच्छा काम करेगा तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो अच्छी बात है भैया, जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि मशीन ज़्यादा काम करती है, 5 मिनट के अंदर ही कर देती है, समय बचेगा। उसके वजह से जो चोरी होती थी, जो ब्लैक मार्केट की एक्टिविटी होती थी, वो सब कम हो जाएंगी, राइट। तो अच्छा है, बड़ा इनिशिएटिव है। तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, और ये एक उसका बिल्कुल लिविंग एग्जांपल है, टेक्नोलॉजी कितना हमारी वैल्यू के अंदर, लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकती है, लाइफ इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।